मई और जून के महीनों में जब देश के कई हिस्सों में तेज़ गर्मी मतलब जानलेवा गर्मी की लहरें चल रही होती है, तब ओडिशा के कुछ इलाकों में एक तूफ़ान आता है जिसे काल बैसाखी कहते हैं। इसी काल बैसाखी के मौसम में रमेश भाई कोविड के लॉकडाउन की वजह से अपने घर से दूर एक शहर में फंस गए थे। वो घर लौटने का रास्ता बुरी तरह से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था घर लौटने की उसकी योजना एक भयानक मोड़ लेने वाली है। ये कहानी सुनकर आपको भी गर्मी में सिहरन हो जाएगी। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं अंधेरी की आवाज़। रमेश का घर बालचंद्रपुर में है, जो उड़ीसा के चांदीखोल कस्बे के पास एक गांव है। वो इसी गांव के रहने वाले हैं और अंगुल ज़िले के एक दूर दराज गांव में तैनात थे, जो लगभग 165 किलोमीटर दूर है। रमेश बैंक में काम करते थे और वहाँ उनकी दोस्ती होती है मयंक से। रमेश लिखते हैं, जब भी हमें 3-4 दिन की छुट्टियाँ मिलती थी तो वह घर चले जाते थे। कुछ दिन पहले ही वह अपने गांव से वापस आए थे। गांव से लौटे हुए लगभग उनको 15 से 20 दिन हो चुके थे और अब बस अपनी अगली छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि फिर से घर जा सके। लेकिन तभी लग जाता है लॉकडाउन कोविड का। रमेश बताते हैं, लॉकडाउन की वजह से मयंक और मैं अगले 2.5 महीने तक उसी छोटे से अंगुल शहर में फंसे रहे। हम दोनों बेताबी से चाहते थे घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हमने अपने सभी जान पहचान वालों से बात करने की कोशिश की, पूछा कि क्या वे हमें घर छोड़ सकते हैं, लेकिन सब ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि सरकार के सख्त आदेश हैं, अभी तुम लोग नहीं जा सकते। घर जाने का मौका मिलने का इंतज़ार करते करते मई आ गया। सरकार ने खास परमिट के साथ यात्रा की अनुमति दे दी। इसके अलावा जिस बैंक में रमेश काम करता था वह रोटेशनल शिफ्ट लागू कर दी गई। जैसे ही रमेश और मयंक को पता चला कि वो खास परमिट लेकर अपने घर जा सकते हैं, तो उन्होंने सारी व्यवस्था शुरू कर दी। इसी बीच आता है हफ्ते का चौथा शनिवार, और इस हफ्ते में शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी 3 दिन की लगातार छुट्टियां थी। रमेश और मयंक ने ठाना कि कोई बहाना बनाते हैं और सोमवार की भी छुट्टी ले लेंगे, 3-4 दिन घर पर बिताकर फिर अंगुल वापस काम पर लौट आएंगे। उन्होंने उसी तारीख के लिए परमिट की व्यवस्था कर ली। गुरुवार को जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। रमेश और मयंक शाम 4:30 बजे घर के लिए निकल पड़े और यहीं से खेल शुरू होता है। अब समझो ये बात कि मयंक का घर उनकी पोस्टिंग से करीब 70 किलोमीटर दूर है, अंगुल के पास एक जगह है जिसका नाम है अठागढ़। और मयंक का घर उसी अठागढ़ में है और रमेश का घर उससे करीब 95 किलोमीटर आगे बालचंद्रपुर में है। यानी उनके घर एक सीधी लाइन में थे। शुरू में रमेश ने सोचा कि वो मयंक को अपनी स्कूटर पर लेकर अठागढ़ उसके घर रास्ते में छोड़ देगा और खुद आगे चल देगा, लेकिन फिर मयंक ने इनकार कर दिया, कहा कि भाई मैं अपनी बाइक भी ले जाऊंगा। अब मई की तेज़ धूप में दोनों अंगुल से घर लौटने को निकल पड़े। रमेश लिखते हैं कि पहले जब भी वो घर जाते थे तो हमेशा NH 55 से जाते थे, लेकिन इस बार मयंक ने कहा कि मुझे एक और रास्ता मालूम है, हम वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। वो रास्ता था NH 655। रमेश मयंक के पीछे पीछे NH 655 पर चल पड़े। उन्हें NH 15 का तो रास्ता पहले से अच्छी तरह पता था, लेकिन रमेश बताते हैं कि NH 655 दो घने जंगलों से गुजरता था। जब वे घर जा रहे थे तो एक डर सताने लगा कि काल बैसाखी का मौसम है, हमें उससे कहीं टकराना ना पड़ जाए। लेकिन आसमान साफ़ था तो उन्होंने सोचा आराम से घर पहुंच जाएंगे। इसी बीच जब वे एक शहर पहुंचे तो हाईवे पार करते हुए उन्होंने सड़क किनारे एक दही बड़ा का ठेला देखा, तो वो वहाँ रुककर खाने लगे दही बड़ा। आसमान साफ़ था इसलिए वे दही बड़ा आराम से खा रहे थे। लगभग आधा घंटा या 40 मिनट वहाँ बिताने के बाद उन्होंने फिर से अपनी सवारी आगे के लिए चालू की। दही बड़ा वाले ठेले से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक माहौल पूरी तरह बदल गया। शाम के करीब 5:30 बजे थे और आसमान जो अब तक साफ था अचानक गाढ़ा हो गया। एकदम अंधेरा छा गया। जोर की बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे, जिससे सफ़र बहुत मुश्किल हो गया। रमेश बताते हैं कि उस वक्त का नज़ारा इतना डरावना था, हर तरफ अंधेरा था, रास्ता जंगल के बीच से गुजर रहा था और इतनी तेज़ बारिश ने उन्हें मजबूर कर दिया कहीं रुकने के लिए। तो उन्होंने रुकने का फ़ैसला किया। बारिश ख़त्म होते ही हम चलेंगे ऐसा सोचकर वो रुक गए एक पेड़ के नीचे। दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे पार्क की और पास में एक बड़ा सा पेड़ था तो उन्होंने उसके नीचे शरण ले ली। वो वहीं खड़े होकर बारिश के थमने का इंतज़ार करने लगे। इसी बीच रमेश ने मयंक से कहा, यार मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं करके आता हूँ। यह कहकर रमेश जो है वो पेड़ के पीछे चला गया टॉयलेट करने।
वो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ के सामने एक रास्ता था जो सीधा उनके घर की ओर जाता था, लेकिन जब रमेश पेड़ के पीछे गया पेशाब करने के बाद, जब उसने अपनी पीठ के पीछे घूम के देखा तो वहाँ एक नदी थी। तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसने नदी के किनारे एक स्थानीय शमशान भूमि देखी। जैसे ही रमेश ने शमशान भूमि देखी, उसे ऐसा एहसास हुआ कि यार हम शमशान के बहुत ही ज़्यादा करीब खड़े हैं। उसका शरीर कांपने लगा। रमेश ने कहा, मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। मैं शमशान को घूरता रह गया। बस अचानक मुझे नदी किनारे से एक जो है छोटे बच्चे की चीख सुनाई दी। रमेश डर गया। रमेश बहुत डर गया था। वो कहता है कि वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के इलाके में गूंज रही थी। मैं तुरंत महक के पास मुड़ा और उससे पूछा, भाई देखो ना, उस नदी की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, चलो देखते हैं कौन रो रहा है। महक जो है वो पूरी नाराज़गी भरे लहजे में बोला, यार तू पागल है क्या, इतनी तूफान में कौन रोएगा। इतना कहकर उसने सिर घुमाकर मोटरसाइकिल को देखने लगा। अब रमेश समझ नहीं पा रहा था यार ये कैसी प्रतिक्रिया करे। फिर वापस नदी की तरफ मुड़ा। उसने नदी के किनारे बस एक धुंध का एक घना आसमान देखा और उसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो वो वापस सड़क की तरफ मुड़ा और चुपचाप खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगा। मयंक का चेहरा देखकर उसे फिर से बच्चे के बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अचानक रमेश ने अपने कान के पास एक औरत की दर्द भरी चीख सुनी। वो रो रही थी और मदद मांगते हुए चिल्ला रही थी। उस वक्त रमेश ने सोचा, यार अब मैं मयंक को कैसे बताऊं, वो तो पहले ही इतना रुख दिखा चुका है। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मयंक से कहा, लगता है यार मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है और वो चिल्ला रही है। अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। रमेश हिम्मत नहीं कर पा रहा था पीछे मुड़कर मयंक की तरफ देखे या उससे बात करे। वो मयंक से ये बातें सीधे ही आगे देखते हुए कर रहा था। लेकिन इस बार भी मयंक ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। उसने कुछ नहीं कहा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बारिश थमने के बाद दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। अब रमेश बताता है कि जंगल में लगभग 5 किलोमीटर दूर उसे जाना था। सवारी करते हुए उसकी स्कूटर की हेडलाइट जो है एक पेड़ के नीचे पड़ी, एक पेड़ पर पड़ी जिस पर बारिश गिर रही थी। रमेश ने उस पेड़ की तरफ देखा। उसने देखा कि वहाँ एक औरत खड़ी है। उसके एक हाथ में छतरी है और दूसरे में एक बच्चा। रमेश की स्कूटर धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि होता है ना कि जनरली अब मान लो वहाँ पे एक औरत खड़ी है छाता लेकर के, तो वो जिनाई लगेगी उसे। उसने सोचा फंस गई होगी। तो शायद उसने सोचा कि शायद ये औरत इस तूफान में फंसी है और आगे जाने के लिए उससे मदद मांगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही वो औरत जो है औरत के पास पहुंचा, उसकी नज़रें जब उस औरत से मिली और उसकी नज़र मिलाने पर उस औरत ने एक बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाली। वो मुस्कुराई। उसने बताया, उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे इतना डर लगा, मुझे उसे उसे पता था कि ये कोई इंसानी मुस्कान नहीं हो सकती। और हैरानी की बात ये थी कि उस औरत ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। वे उसी रास्ते पर चलते रहे। आखिरकार जो है अथागढ़ पहुंच गए। मैं मुख्य हाईवे से थोड़ा हटकर अपने गांव की तरफ मुड़ा। उसने सत्यप्रकाश से एक बार भी नहीं पूछा कि भाई बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, आज तू मेरे घर रुक जा, कल सुबह मौसम अच्छा होगा तो चले जाना। अब सत्यप्रकाश सोचने लगा, यार चूंकि उसने पूछा ही नहीं तो मैं खुद से क्यों कहूँ भाई आज तेरे घर रुक जाऊँ। शाम के 7 बज चुके थे और सड़क पर सिवाय पुलिस की गश्त वालों के कोई नहीं था। रमेश ने सोचा, मेरे पास कोई चारा नहीं है, आज ही घर पहुंचना पड़ेगा। उसने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और सड़क सड़क पे आगे बढ़ता गया। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। शाम भी गहराने लगी थी। जैसे ही वो सड़क पर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रमेश लिखते हैं कि अठागढ़ डाइवर्जन से लगभग 12 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद उसे अपने स्कूटर के पीछे कुछ भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके स्कूटर के पीछे बैठा हुआ है। डर के मारे रमेश ने जल्दी से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखें कि कौन है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। पूरा सन्नाटा था। खुद को उस हालात में सोचो, यार मैं खुद ड्राइव करता हूँ और बस ये सोचते ही सर्दी की एक लहर जो है वो मेरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगातार महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। हिम्मत जुटाते हुए उसने धीरे धीरे अपनी स्कूटर आगे बढ़ाई और करीब 1.5 किलोमीटर चलते हुए उसे स्कूटर के पीछे से एक हल्की सी चरचराहट की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने भी वो आवाज़ सुनी, जैसे पुरानी कुर्सी पर बैठकर हिलने डुलने पर लकड़ी से निकलती है ना। उसका डर और ज़्यादा बढ़ गया। उसने ब्रेक लगाकर वापस मुड़ने की हिम्मत की, लेकिन मुड़ने से पहले उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। कंधे पर एक हाथ। सोचो कि आप जंगल से अकेले निकल रहे हो
और आपको ऐसा लगे कि आपके पीछे कोई बैठा हुआ है और उसने आपके कंधे पर हाथ रखा। गूज बम्प आ जाते हैं दोस्तों। रमेश के अंदर कैसे हिम्मत आ सकती थी पीछे मुड़कर देखने की। उसने सांस रोकी, स्कूटर के शीशे में देखा। उसने अपनी स्कूटर के पीछे एक बिल्कुल सफ़ेद इंसान जैसी शक्ल देखी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसने उस बैग से टपकने की आवाज़ सुनी जो उसने लटकाया हुआ था। पीछे मुड़े बिना उसने बैग उतारा और अपने सामने रख लिया। उसने दही बड़ा खाने के साथ साथ वहाँ से कुछ रसगुल्ले भी पैक करवाए थे। उसने देखा कि रसगुल्ले का जो रस है वो टपक रहा था। रमेश ने एक और अजीब बात नोटिस की कि हल्की बारिश के बीच भी उसे रस के टपकने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने रसगुल्ले वाला प्लास्टिक का थैला निकाला और देखा कि पूरा रसगुल्ला ऐसे बिखरा हुआ है जैसे किसी ने उसे काट काट के खाया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि रसगुल्ला ऐसा कैसे हो गया। इस पर रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई बाहरी ताकत जो है उस पर अपना नियंत्रण कर रही है। वो पूरी तरह सम्मोहित हो गया और अपनी मर्जी के खिलाफ भी उस ताकत ने उसे उसका जूठा रसगुल्ला खिलाया। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उसने जितना हो सका थूक दिया। फिर जल्दी से उसने पूरा पॉलीथीन बैग बांधकर अपनी थैली में रख लिया और आगे बढ़ने लगा। अब उसके सामने अगले 10 किलोमीटर थे। रास्ते में रमेश की तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में एक अजीब सी दर्द हुई और उसे दबाने की कोशिश की। 2-3 बार उल्टी भी की। तब तक शाम के 8 बज चुके थे। उसने सोचा मुझे घर पे फ़ोन करके बता देना चाहिए कि ये देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ यार अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। हालात पहले ही ख़राब थे तो उन्हें क्यों परेशान किया जाए। उसने सब कुछ अकेले ही संभालने का फ़ैसला किया। रमेश किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वो जल्दी से और सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। लेकिन कुछ और भी उसका जो है वो इंतज़ार कर रहा था। वो सड़क पर चलते चलते एक मोड़ पर पहुंचा जैसे किसी घाटी में होता है। उसने अपनी स्कूटर घुमाई और उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत बैठी हुई है, पाँव फैलाए हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही है। फिर उसने अपनी स्कूटर की हेडलाइट की रोशनी में देखा कि उसका पति सड़क के दूसरी तरफ जो है वो मृत पड़ा हुआ है, मर गया था वो। मोटरसाइकिल भी सड़क के दूसरी तरफ बुरी तरह टूटी फूटी साइकिल भी सड़क की दूसरी तरफ जो है टूटी फूटी पड़ी थी और वो औरत बार बार नदी की तरफ अपनी उंगली करके इशारा कर रही थी। इशारा करते हुए बार बार यही कह रही थी मेरा बच्चा वहाँ है, मेरा बच्चा है वहाँ, उसे बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। रमेश बताते हैं पूरा नज़ारा देखकर मैं डर गया, लेकिन इंसानियत के तहत मैं अपनी स्कूटर रोक कर उस औरत के पास गया। वह स्कूटर से उतरा, टॉर्च निकाली और पूरे इलाके में खोजने लगा, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो वापस उस औरत के पास गया, लेकिन वो उसे देख ही नहीं रही थी। उसने देखा कि उस औरत की टांग टूटी हुई थी। उसने पूछा क्या हुआ, पीछे पुलिस की पेट्रोलिंग थी, मैं उन्हें बताऊंगा। लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी बच्ची के लिए चिल्लाती रही। रमेश उस महिला से कहता है थोड़ा रुक जाओ, मैं जो है आगे जाकर मदद लेकर आता हूँ। उसने अपनी स्कूटर स्टार्ट की और तेज़ी से चला दिया। थोड़ी दूरी पर जंगल ख़त्म हो गया और वो आखिरकार एक शहर में पहुंचा जहाँ एक घर के दरवाजे पर दस्तक देकर उसने लगभग दस्तक दी। उसने वो गेट बजाया। अंदर से 40-45 साल का एक आदमी अपने बेटे के साथ बाहर आता है। रमेश ने उसे सब कुछ बताया। पीछे सड़क पर एक औरत पड़ी है, उसका पति जो है वो मर गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, इसलिए आप आओ मेरे साथ चलो और उसकी मदद करते हैं। पहले तो आदमी अपने बेटे को बिल्कुल ही अलग नज़र से देखा उसने। उसका बेटा रमेश को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था शायद, लेकिन उस आदमी ने मना कर दिया। आदमी ने रमेश से कहा ठीक है चलो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। आदमी और उसका बेटा रमेश के साथ उस जगह पर गए जहाँ रमेश ने उस औरत को देखा था। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। पूरी सड़क बिल्कुल खाली थी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई औरत, ना कोई शव। फिर आदमी ने रमेश से पूछा यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। रमेश ने हैरान होकर बोला सब कुछ यहीं था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आदमी ने फिर कहा बेटा तुम पहली बार उस औरत और उस आदमी को देखने वाले नहीं हो। उसने बताया कि लगभग 25 दिन पहले यहीं पर एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल पर जा रहे एक परिवार को कुचल दिया था। उस औरत का पति और बच्चा वहीं मर गए। औरत सड़क के किनारे गिर गई थी, उसकी टांग टूट गई थी। फिर कोविड लॉकडाउन की वजह से उस इलाके में ज़्यादा हलचल भी नहीं थी। काफ़ी समय बाद एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजरा। उसने उस औरत को देखा। उस वक्त तो बेहोश थी। आदमी ने उनसे कहा कि 2-3 मिनट रुक जा, मैं पानी लेकर आता हूँ। वो पानी लेने गया और जब वापस आया देखा कि औरत मर चुकी है। तब से उस औरत की आत्मा जो है वो इधर उधर भटक रही है, अपने बच्चे और पति के लिए मदद ढूंढती फिर रही है। जो कुछ भी उसने तुमने देखा वो बस एक झलक थी। रमेश ने फिर कहा तो आप मुझे ये सब बात वहाँ भी तो बता सकते थे जब मैं आपसे मदद मांगने गया था। आदमी ने जवाब दिया अगर मैं तुम्हें
वहाँ पर ये सब बताता तो शायद तुम यकीन नहीं करते, तुम्हें लगता मैं मदद नहीं करना चाहता या बात टाल रहा हूँ, तुम किसी और से मदद मांगते। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें वहीं ले जाकर सब कुछ समझाता हूँ। ये सुनकर रमेश का दिल हिल गया एक। फिर उस आदमी ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर बाबा धुलेश्वर का मंदिर है। उसने कहा, वहाँ जाकर दर्शन किए बिना घर मत जाना। रमेश सीधे मंदिर गया, शिवलिंग पर रखा बेलपत्र उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वो वहाँ प्रणाम करके फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने से करीब 3 किलोमीटर पहले उसने फिर से वो औरत देखी, एक हाथ में छाता और दूसरे में बच्चा लिए हुए। रमेश ने बताया कि घर लौटने के बाद उसे अगले 3 से 4 दिन तक तेज बुखार रहा। उसने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। उसके परिवार वालों ने उसके लिए एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और गंगा जल पिलाया। और उस पूजा के 3 से 4 दिन के बाद रमेश जो है वो पूरी तरह ठीक हो गया। उसे बैंक से कॉल आ रहे थे कि वापस आ जाओ, वो बहुत दिन छुट्टी ले रहा था। रमेश ने सोचा कि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो बैंक कहेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ। उसने बैंक को बताया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और इस बहाने का फ़ायदा उठाकर उसने 3 से 4 दिन जो है और छुट्टी ली और घर पर ही रहा। बाद में जब वो ठीक हो गया तो फिर से काम ज्वाइन किया। तो दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।